13 अगस्त 2026 दोपहर का वक्त पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के एक छोटे से गांव करीसुंडा में एक 25-26 साल का नौजवान अपने पुराने स्कूल के गेट के सामने खड़ा था। नाम था शेख अब्दुल हाफिज। हाथ में एक साधारण सा स्मार्टफोन था और आंखों में वो चमक थी जो किसी बच्चे को अपने बचपन की गलियों में लौटने पर होती है। ये वही करीसुंडा प्राइमरी स्कूल था जहां उसने कभी ए आ ई सीखा था, जहां उसकी पहली स्लेट टूटी थी, जहां उसने पहली बार अपना नाम लिखना सीखा था। लेकिन आज वो यहाँ किसी पुरानी याद को ताजा करने नहीं आया था। आज उसका काम अलग था। उसने स्कूल के अंदर जाने से पहले टीचर से बकायदा इजाजत ली, बताया कि वो स्कूल की मौजूदा हालत का वीडियो बनाना चाहता है। कोई गलत नियत नहीं है, बस देखना है कि आज के बच्चों को कैसी पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। इजाजत मिली और अब्दुल ने अपना फोन ऑन कर लिया। कैमरा घूमा, दीवारों पर सीलन थी, प्लास्टर उखड़ा हुआ था, क्लासरूम की बेंचें टूटी हुई थी, कहीं खिड़की के शीशे नहीं थे, कहीं पंखा नहीं चल रहा था। अब्दुल ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। कोई कमेंट्री नहीं, कोई गाली गलौच नहीं, बस जो जैसा था वो वैसा का वैसा। फिर वो फोन बंद करके अपने घर लौट आया। उसे लगा काम खत्म हो गया, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई थी, क्योंकि जब अब्दुल स्कूल से जा चुका था तब उसी स्कूल के एक टीचर ने एक फोन उठाया, एक नंबर मिलाया और कुछ लोगों को बताया कि गांव का लड़का अब्दुल स्कूल के वीडियो बनाकर ले गया है, कल फिर आने वाला है सिविक ऑडिट करने के लिए। बस इतनी सी बात। इसके बाद जो हुआ उसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नमस्कार, मैं राहुल और आप देख रहे हैं बुद्धा इंस्पायर्ड। और आज मैं आपको वो पूरी कहानी बताने वाला हूं जो 13 अगस्त की उस दोपहर से शुरू हुई और 15 अगस्त की शाम एक कब्रिस्तान में जाकर खत्म हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक बेटा अपने पुराने स्कूल की खिड़की का टूटा शीशा दिखाने की सजा में अपने पिता को खो बैठा। रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। करीसुंडा गांव में अब्दुल के घर में बत्ती जल रही थी। पिता शेख मोहम्मद माफिक अपने कमरे में थे, माँ हसीना बेगम रसोई की तरफ थी और अब्दुल शायद अपने फोन में स्कूल के वीडियो देख रहा था। तभी बाहर से आवाजें आई, कदमों की आहट, कई लोगों की। अब्दुल कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका दरवाजा किसी ने जोर से खटखटाया। हाफिज ने दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर उसकी सांस थम गई। दरवाजे पर एक दो नहीं बल्कि 10 से 15 लोगों का हुजूम खड़ा था। कुछ के हाथ में डंडे थे, कुछ के हाथ में ब्लेड और धारदार हथियार। चेहरों पर गुस्सा था और आंखों में वो आग जो सिर्फ किसी को सबक सिखाने आए हुए इंसान की आंखों में होती है। अब्दुल कुछ समझ पाता, कुछ पूछ पाता इससे पहले ही वो लोग घर के अंदर घुस आए। घर को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर शुरू हुई वो पिटाई जिसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। अब्दुल पर लात घूंसों की बरसात होने लगी। उसे जमीन पर पटक दिया गया। जब पिता माफिक ने अपने जवान बेटे को इस तरह पिटते देखा तो एक बुजुर्ग बाप की ममता उसे रोक नहीं पाई। वो बीच में आ गए, लेकिन उन डंडों को ना किसी की उम्र दिखी, ना किसी की सफेद दाढ़ी। उन्होंने पिता पर भी वैसा ही जानलेवा हमला किया। डंडे भर से ब्लेड चले और माफिक साहब के सर पर गंभीर चोट आई। खून बहने लगा। हसीना बेगम चीखती रही, बचाने की गुहार लगाती रही, लेकिन उन आवाजों को उन गुंडों के गालियों के शोर ने दबा दिया। मारपीट यहीं खत्म नहीं हुई। हमलावरों ने अब्दुल का फोन छीन लिया। उन्हें पता था कि इस फोन में क्या है, स्कूल के वो वीडियो जो अब्दुल ने कुछ ही घंटे पहले बनाए थे। और सिर्फ स्कूल के वीडियो नहीं, अब्दुल के फोन में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के चलो संसद प्रोटेस्ट के वीडियो भी थे, क्योंकि अब्दुल इस पूरे आंदोलन का हिस्सा था। दिल्ली आकर धरने में शामिल हो चुका था। उन गुंडों ने अब्दुल को मजबूर किया कि वो अपने ही हाथों से एक एक वीडियो डिलीट करे। जो सबूत था, जो सच्चाई थी, वो अब्दुल के अपने हाथों से मिटवाई गई और जाते जाते धमकी दी गई, अगर अब कभी ऐसे वीडियो बनाए तो जान से हाथ धो बैठोगे। एक और वीडियो रिकॉर्ड किया गया जिसमें अब्दुल से माफी मंगवाई गई कि उसने ये सब किसी बाहरी दबाव में आकर किया था। ये उन गुंडों की कार्यशैली थी, पहले पीटो, फिर सबूत मिटवाओ, फिर झूठी माफी रिकॉर्ड कराओ। इसके बाद जब वो गुंडे चले गए तब घर में सिर्फ खून, दर्द और सन्नाटा बचा था। माँ हसीना बेगम अपने पति के सर से बहते खून को रोकने की कोशिश में लगी थी। अब्दुल खुद जख्मी था, लेकिन उसने किसी तरह मदद के लिए इंदास पुलिस स्टेशन खबर पहुंचाई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने अब्दुल के पिता और माँ को वहां से निकाला और सरकारी अस्पताल पहुंचाया। हालात गंभीर थे। माफिक साहब के सर पर टांके लगाने पड़े, लेकिन यहाँ भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। परिवार का कहना है कि अस्पताल और पुलिस स्टेशन तक में उन्हें धमकियां मिलती रहीं कि खामोश रहो, कोई शिकायत मत करो वरना अंजाम बुरा होगा। शायद यही वजह थी कि पुलिस को उस रात कोई लिखित शिकायत नहीं मिली।
एक तरफ जख्मी पिता अस्पताल में तड़प रहे थे, दूसरी तरफ पूरे परिवार पर डर का साया मंडरा रहा था और वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। 14 अगस्त बीता, माफिक साहब की हालत बिगड़ती गई। सर की चोट इतनी गहरी थी कि डॉक्टर भी बहुत कुछ कर नहीं पा रहे थे। और फिर आया 15 अगस्त, वो दिन जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, तिरंगे फहरा रहा था, मिठाइयां बंट रही थी। तब बांकुड़ा के उस सरकारी अस्पताल में एक बेटा अपने बाप का हाथ पकड़े बैठा था। शाम होते होते डॉक्टरों ने बता दिया, अब कोई उम्मीद नहीं है। और फिर वो हुआ जिसका डर था। शेख मोहम्मद माफिक ने आखिरी सांस ली। जुर्म कोई नहीं, बस बेटे ने स्कूल का वीडियो बना लिया था। एक बाप की जान गई क्योंकि उसका बेटा ये चाहता था कि गांव के बच्चों को टूटी बेंच पर ना बैठना पड़े, कि क्लासरूम की छत टपके नहीं। ये कीमत चुकाई माफिक साहब ने। जब मौत की खबर आई तो सीजेपी के लोग हरकत में आए। सबसे पहले फाउंडर अभिजीत दीपके का बयान आया। उन्होंने कहा कि अब्दुल पश्चिम बंगाल के उस सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने गया था जहां उसने खुद पढ़ाई की थी, और सरकारी स्कूलों की खराब हालत पर आवाज उठाने की वजह से कथित तौर पर बीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, जिसमें उसने अपने पिता को खो दिया। दीपके ने लिखा कि बेहतर स्कूलों की मांग करने पर किसी की हत्या हो जाए, ये सोचकर मेरा खून खौल उठता है। उन्होंने ऐलान किया कि सीजेपी अब्दुल और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है और उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जो माफिक साहब की मौत के जिम्मेदार हैं। एक तर असा पिराडा प्रिन्सिपल कसं काय असू शकतो शाळेत? इथं लहान लेकरं लहान मुली असतात आणि कंप्लेंट करूनही जर त्यांना काढलं, जे तुमचे सिनियर अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही सांगा की असं असं आहे, गावकरी म्हणतायत की आंदोलनाला बसायचं, जर त्या प्रिन्सिपलला काढण्यात नाही आलं तर रोज घेऊन येत आहे तिथे, त्यांना जर नाही काढण्यात आलं तर इथं गाववाल्यांसोबत मी आंदोलनाला बसायचं ना ऍक्शन झाली पाहिजे. जर ऍक्शन नाही झाली तर इथं गाववाले खूप संतापलेले आहे आणि गाववाल्यांचं म्हणणं आहे की त्याला जर नाही काढलं तर आंदोलन सुरू करायचं आणि गाववाले बसले तर त्यांच्यासोबत मी येऊन बसेल. माझं गाव इथून 2 किलोमीटर आहे. 5 क्लास आहेत, 2 शिक्षक आहेत, कसं हँडल करतील? 5 क्लासमध्ये 2 शिक्षक आहे सर. हे मला गाववाले सांगतायत की 5 इथं क्लासरूम्स आहे आणि त्याला शिकवायला फक्त 2च लोक आहेत. त्याच्यातली एक SIRच्या ड्युटीवर आहे म्हणे. नाही, ही जबाबदारी कोणाची आहे सर? रोज संध्याकाळच्या 6 वाजेपर्यंत शिक्षकाला बसावं लागेल. पण मुख्याध्यापक तुमचा स्वतः पिऊन बसतोय ना सर? तुमचा मुख्याध्यापक स्वतः पिऊन बसतोय इथं. तर मग आता तुम्ही सिनियर अधिकारी काय करताय यावर? दीपके ने एक बात और कही जो उस रात हजारों नौजवानों के दिल में उतर गई, जो हिंसा के जरिए हमें चुप कराना चाहते हैं। हम साफ कहना चाहते हैं कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे सदस्यों पर हमला हो, उन्हें धमकाया जाए या डराने की कोशिश की जाए, हम और मजबूती से लड़ेंगे। फिर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास सामने आए। उन्होंने पूरी घटना की टाइमलाइन दुनिया के सामने रखी, बताया कि कैसे स्कूल ठीक करो कैंपेन शुरू हुआ, कैसे लोगों से कहा गया था कि अपने आसपास के सरकारी स्कूलों में जाकर सोशल ऑडिट करें, और कैसे 13 तारीख को अब्दुल ने अपने गांव के स्कूल में जाकर टीचर को बताया था कि वो अगले दिन आकर पूरा ऑडिट करेगा। देखिए, हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया, स्कूल ठीक करो। इसमें हम लोगों ने लोगों को बोला एंड पेरेंट्स को बोला कि अपने अपने पास वाले लोकल गवर्नमेंट स्कूल्स पे आप जाइए एंड वहाँ पे जाके एक सोशल ऑडिट करिए, देखिए कि वहाँ पे क्या क्या खराब है। अब जब ये हम लोगों ने कैंपेन लॉन्च किया, 13 तारीख को अब्दुल नाम के एक 26 साल के व्यक्ति है जो यहाँ पे भी हमारे साथ चलो संसद वाले प्रोटेस्ट में, जनता मंतर वाले प्रोटेस्ट में उन्होंने भाग लिया था। तो वो सीजेपी के मेंबर अब्दुल उन्होंने 13 तारीख को अपने लोकल गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पे गए बंगाल में, एंड वहां पे जाके टीचर से बोला कि हम आके ऑडिट करेंगे इसका नेक्स्ट डे। उसी रात को बीजेपी के जो गुंडे हैं वो आए अब्दुल के घर एंड उनको बहुत ब्रूटल तरीके से पीटा। उनके पापा जब अब्दुल को बचाने लगे तो उनके पापा को भी पीटा, एंड ऐसा पीटा कि उन्होंने जान ले ली। कल हम लोगों को पता चला
कि तबीयत उनकी बहुत खराब हो गई थी अब्दुल के पापा की। एंड शाम एक और आवाज उठी सीजेपी के को कन्वीनर आशुतोष रांका की। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो और सीजेपी के तमाम कार्यकर्ता बांकुड़ा जाएंगे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने, और बंगाल के सभी कॉकरोच यानी सीजेपी के सपोर्टर से अपील की कि वो इंदास पुलिस स्टेशन बांकुड़ा जिले में पहुंचे। रांका ने बंगाल पुलिस पर सीधा सवाल दागा कि क्या वो अब भी पश्चिम बंगाल की पुलिस है या फिर बीजेपी की पुलिस बन चुकी है। सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने भी आरोप लगाया कि लोकल पुलिस मामले में कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना, ना कि उन लोगों को बचाना जिन पर धमकी देने के आरोप हैं। इस बीच अब्दुल ने खुद अस्पताल से एक वीडियो रिकॉर्ड करके सामने रखा। उसने बताया कि उसी स्कूल के एक टीचर ने राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उसके सिविक इंस्पेक्शन के बारे में इत्तला दी थी और इसके बाद हमला हुआ। यानी अब्दुल के आरोप के मुताबिक उसके अपने पुराने स्कूल के एक टीचर ने वो फोन कॉल की थी जिसने उसके पिता की जान ले ली। सोचिए कितना दर्दनाक विरोधाभास है। जो टीचर बच्चों को अच्छा इंसान बनाना सिखाता है, उसी टीचर पर आरोप है कि उसने एक ऐसा फोन किया जिसकी वजह से एक निर्दोष बाप की मौत हो गई। दबाव बढ़ा तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। शुरुआत में शक के आधार पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद मृतक की पत्नी हसीना बेगम खुद इंदास थाने पहुंची। उन्होंने 10 से 15 हमलावरों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 5 लोगों के नाम भी शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने हिरासत में लिए गए सभी 8 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें विष्णुपुर सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया। बांकुड़ा के एसपी वीजी सतीश पासुमर्ती ने कंफर्म किया कि संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से बयान आया कि अगर उनके कार्यकर्ताओं की इस मामले में भूमिका सामने आती है और पुलिस शिकायत में उनके नाम आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी बीजेपी ने ना सीधे इनकार किया ना सीधे स्वीकार किया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट दे दिया। अब जरा रुकिए और सोचिए ये पूरी कहानी क्या कहती है। एक 25 साल का लड़का जिसने खुद उसी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की जहां आज वो वीडियो बनाने गया, जिसका मकसद ये था कि उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिले, जो टीचर से इजाजत लेकर स्कूल के अंदर गया, जिसने कोई गाली नहीं दी, किसी को बदनाम नहीं किया, बस दीवारों और बेंचों का सच दिखाया और उसके बदले में उसके पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। सवाल ये है कि क्या ये देश उस मुकाम पर आ गया है जहां एक सरकारी स्कूल की टूटी हुई खिड़की का वीडियो बनाना इतना बड़ा अपराध बन गया है कि उसकी सजा मौत है? क्या ये उस भारत का सपना है जो हम रोज टीवी पर देखते हैं, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, न्यू इंडिया, या फिर ये उस भारत की तस्वीर है जहां अगर कोई नौजवान सिस्टम की खामियां दिखाने की हिम्मत करे तो उसे और उसके परिवार को खामोश कराने के लिए कुछ भी किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो आज देश के हर सोचने समझने वाले इंसान के मन में उठ रहे हैं। सीजेपी सिर्फ एक हिस्टोरिकल आंदोलन है, कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं, कोई सत्ता में नहीं। इन नौजवानों के पास ना बंदूकें हैं ना बाहुबल, इनके पास सिर्फ मोबाइल फोन है, इंस्टाग्राम अकाउंट है और सवाल पूछने की हिम्मत है। और शायद यही उनका सबसे बड़ा जुर्म है, क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें बंदूकों से डर नहीं लगता, उन्हें सवालों से डर लगता है, उन्हें कैमरे से डर लगता है, वीडियो से डर लगता है, उस मोबाइल फोन से भी डर लगता है जो एक 25 साल के लड़के के हाथ में है और जो उनके गांव के स्कूल की सच्चाई दुनिया को दिखा सकता है। अब्दुल हाफिज का परिवार आज मातम में डूबा हुआ है। एक बूढ़ी माँ है जिनके सर से पति का साया उठ गया। एक जवान बेटा है जो शायद जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगा कि क्या वो स्कूल की वीडियो ना बनाता तो उसके पिता जिंदा होते। और एक पूरा गांव है जो सन्न रह गया है, क्योंकि हर आदमी अब सोच रहा है कि अगर किसी ने सच बोलने की कोशिश की तो उसका भी यही हाल होगा। लेकिन सीजेपी के लोगों का कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। अभिजीत दीपके हो, सौरभ दास हो, आशुतोष रांका हो, रत्ना सिंह हो, सबका एक ही सुर है, अब्दुल के परिवार को इंसाफ मिलेगा। स्कूल ठीक करो कैंपेन और तेज चलेगा और डराने धमकाने वालों के आगे नहीं झुका जाएगा। अब देखना यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस इस मामले में कितनी सख्ती दिखाती है। जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उन पर कौन सी धाराएं लगती हैं, ट्रायल कब शुरू होता है, गवाहों को सुरक्षा मिलती है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, क्या असली मास्टरमाइंड तक ये जांच पहुंच पाती है या फिर ये केस भी उन हजारों केसों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।